रिलीज़ हुई थी, और सब लोग और जो यंग बच्चे थे वो भी आके उनसे मिलने लगे। बट हम लोग वहाँ बैठे और वो गुर्दे की बाँह चढ़ा के और नाक वो करते हुए जो तन्मयता से वो खा रहे थे, मैं भी वही मज़ा ले रहा था। और वो संजू बाबा चिकन, और वहाँ एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ चिकन है जो संजय दत्त को बहुत पसंद है, तो वो संजू बाबा चिकन के नाम से सर्व होता है, तो वो उन्होंने मंगवाया, बिरयानी मंगाई। और वो खाने खाने के बाद हम लोग फिर सुलेमान मिठाई वाला के यहाँ गए। 4 डब्बे उन्होंने अपने लिए पैक कराए, 4 डब्बे हमारे लिए पैक कराए। तो ये उनके साथ एक कमाल का सिलसिला था। वो कहीं भी जाते थे तो पूछते थे कि क्या लाऊं, मान लो खाने की कोई भी मीठी चीज़ ले आइए, और मैं भी जाता था तो ले आता था, चाहे वो दिल्ली से वो सोहन हलवा लाएं या कुछ लाएं, तो वो लेके ज़रूर आते थे। और पुणे में हम लोग शूटिंग कर रहे थे डेक्कन जिमखाना में क्लब 60 की, तो पूरी यूनिट के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी, बिरयानी और शाही टुकड़ा और कबाब और एवरीथिंग। और वहाँ का जो फेमस मिठाई वाला है, वहाँ से पूरे यूनिट के लिए पेड़े लाए थे। तो खाने पिलाने का वो एक शौक था जिससे मैं बहुत उनसे कनेक्ट करता था। और उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर था जो बहुत ही कमाल का था। तो जब फिल्म बन गई और जब प्रमोशन की बात हो रही थी तो मीडिया वाले फ़ोन वोन करने थे, इंटरव्यूज़ होने थे, पीआर वाले ने कहा कि भैया इनका फ़ोन आएगा, उनका फ़ोन आएगा, आप उनसे बात कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, संजय साहब कितना झूठ बोलना है। तो, तो मैंने कहा इतना ही बोलिएगा कि सच लगे, इतना मत बोलिएगा कि सच में झूठ लगे। तो इस तरह का एक उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। और वो हमेशा, सबसे अच्छी बात क्या है फारूक साहब के बारे में, अगर कुछ भी आप याद करते हैं ना, चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। कुछ भी याद कीजिए। एक एक चीज़ मैं कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जितनी सारी चीज़ें सबके साथ कॉमन है। एक चीज़ वो सीख ले गए, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन में बहुत लोग होंगे, एस्पायरिंग भी होंगे, जो काम कर रहे होंगे और जो फिल्म बनाना चाहते होंगे। मेरी पहली फिल्म थी, हिंदी फिल्म। तो उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई डिस्कशन होता था किसी सब्जेक्ट पे, कैरेक्टर्स को लेके कुछ भी, तो वो कहते थे कि भाई मैं सलमान खान या शाहरुख खान नहीं हूँ जो कमियों को मैं अपने आइटम सॉन्ग से या किसी अपनी स्टारडम से छुपा लूँगा। संजय साहब, सफ़ेद कपड़े पे दाग जल्दी नज़र आता है। तो आप एक साफ़ सुथरी फिल्म बना रहे हैं और एक्टर्स के साथ बना रहे हैं, तो स्टार नहीं है आपके पास, तो आपकी कहानी और आपके इस पे हर बहुत पुरजोर होना चाहिए और कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना ये कमियां जल्दी दिख जाती हैं जैसे सफ़ेद कपड़े पे दाग दिख जाता है। उनकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा, और मैं चाहूँगा कि जो भी फिल्म मेकर ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनके स्टार्स नहीं हैं, उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए। और ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत कुछ है उनके बारे में कहाँ, बट मैं चाहता हूँ कि उनको याद करें तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहे हमेशा। और बस इसी के साथ मैं ये बात ख़त्म करना चाहूँगा। सुबह रमेश तलवार जी का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे कुछ बुलवाना नहीं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं इनका शिष्य रहा हूँ, कि फारूक शेख के साथ जो रमेश जी का रिश्ता था और जो सफ़र इन्होंने साथ में गुजारा है, मुझे लगता है कि अगर रमेश जी कुछ नहीं शेयर करें तो हमारी ये आज की जो एक शाम है वो अधूरी रह जाएगी। रमेश जी, रिक्वेस्ट है। ठीक है रमेश जी, वी अंडरस्टैंड योर कंपल्शंस। जावेद सिद्दीकी साहब ने काफ़ी लंबा सफ़र गुजारा है फारूक शेख साहब के साथ, और इसलिए मैंने जावेद साहब को आखिर में बोलने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि ये जो सफ़र जावेद साहब का फारूक जी के साथ है, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एजुकेटिव है हम सब लोगों के लिए। जावेद सिद्दीकी साहब। दोस्तों, ये एक रस्म बन गई है कि जब कोई मर जाता है, कोई साथी साथ छोड़ देता है,
तो हम उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करते हैं और बुराइयाँ जो हैं उनको दबा जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर अगर बोलना हो तो बहुत देर तक ये सोचना पड़ता है कि इनमें कोई अच्छाई थी तो वो कहाँ थी। अच्छाइयाँ ढूंढना पड़ती। फारूक का मसला बिल्कुल उल्टा है। 15 दिन से दिन और रात फारूक का जिक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से आता रहा है और अभी भी इतनी देर से हो रहा है। और मैं यही सोच रहा था कि कोई तो होगा जो इसकी किसी बुराई की तरफ तवज्जो दिलाए, उंगली उठाए कि भाई इस आदमी में ये बुराई थी। क्योंकि बुराई और अच्छाई जब तक साथ में न हो तो इंसान मुकम्मल नहीं होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि फारूक में कोई बुराई मुझे नजर नहीं आई। हाँ, कुछ कमजोरियां उनमें जरूर थी और कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो जानलेवा साबित हुई। मिसाल के तौर पर ये कि वो एलोपैथी में यकीन नहीं करते थे, अपनी बीमारियों को इग्नोर करते थे और नीम हकीम जैसा कि हमेशा होता है, खतरा जान होता है, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका अगर वक्त पे इलाज हो जाता तो आज हम इस शोक सभा में नहीं बैठे होते। लेकिन इसे बुराई नहीं कहा जा सकता, इसे कमजोरी कहा जा सकता है। जैसा कि अशोक ने कहा, मेरा बड़ा लंबा रिश्ता फारूक के साथ, बरसें, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा आर्टिकल, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन यहाँ का एक उर्दू का बहुत मशहूर पेपर है इनकलाब, उसमें लिखा था। तो उनका जब वो इंटरव्यू लेने वाला मेरे पास आया तो मैं बहुत देर तक ये याद करने की कोशिश करता रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि जब आप किसी को याद करते हैं तो एक फिल्म चलना शुरू हो जाती है। कुछ कहीं एडिटेड होती है, कहीं अनएडिटेड होती है, कहीं साउंड होता है, कहीं नहीं होता। लेकिन ये कि वो टुकड़े जो हैं वो आपको आते और जाते रहते हैं दिमाग में। मैंने फारूक को सबसे पहले कहाँ देखा वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ बॉम्बे सेंट्रल पर एक बड़ा बदनाम सा सिनेमा हुआ करता था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और वो बदनाम इसलिए था कि उसके पीछे रेड लाइट एरिया था, तो शरीफ लोग वहाँ बहुत कम जाया करते थे। मगर संडे को सुबह में वहाँ पुरानी क्लासिकल इंग्लिश फिल्में दिखाई जाती थी, तो जो लोग शौकीन हुआ करते थे वो जाके वहाँ बैठ जाया करते थे। तो मैं चूँकि उस ज़माने में रिपन रोड पे एक उर्दू न्यूज़पेपर में काम करता था, तो मैं भी संडे को वहाँ सुबह जाके बैठ गया। पता नहीं कौन सी फिल्म थी, और बालकनी में 4-6 आदमी बैठे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने एक लड़के को देखा, बड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत लड़का, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बड़े बड़े बाल पीछे को पलटे हुए, जिन्हें वो बार बार संभालता भी जा रहा था। और वो फिल्म हम देखते रहे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लड़का जिस कुर्सी पे बैठा था उससे 4 कुर्सी छोड़ के बैठ गया जाके। फिर देखा तो वो किसी और रो में बैठा हुआ है। फिर देखा तो वो आगे की रो में जाके बैठ गया। यानी घूमते घूमते वो पूरी बालकनी में वो मेरे पास तकरीबन 2 सीट छोड़ के आके बैठ गया। तो मुझे उसमें काफी, मैंने कहा यार ये क्या कर क्या रहा है ये लड़का। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये आप पूरी बालकनी में सीटें क्यों बदलते फिर रहे हैं। तो उसने मुझे बड़े घूर के देखा और तकरीबन
डांटने के अंदाज में मुझसे कहा, आपको खटमल नहीं काट रहे क्या? तो, तो ये फैक्ट है कि वहाँ माशाल्लाह बड़े भारी भरकम खटमल थे, लेकिन ये आइडिया कि एक सीट से दूसरी सीट पे चले जाओ तो जरा खटमल का जोर कम हो जाएगा, ये मेरे जहन में नहीं आया। अच्छा, वो लड़का कौन था मुझे नहीं मालूम, वो चला गया वहीं। मैं खिलाफत हाउस में रहा करता था और मेरे जो चाचा थे जिनके पास में रहता था, उनके एक दोस्त हुआ करते थे मुस्तफ़ा शेख साहब, एडवोकेट। तो एक दिन मुस्तफ़ा शेख साहब आए और उनके साथ ये साहबजादे भी थे। तो मैंने इनको पहचान लिया और मेरा तारुफ कराया गया। पता चला कि साहब ये जो हैं ये फ़ारूक शेख हैं और ये पढ़ रहे हैं फला फला जगह में। तो हमारी फिर जब से मेल मुलाकात शुरू हुई। फिर मैंने, अच्छा उस वक्त तक मुझे ये नहीं मालूम था कि इनको कुछ एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा, क्योंकि मुझे मुस्तफ़ा शेख साहब ने ये बताया कि ये लॉ कर रहे हैं और ये मेरी तरह ये भी एडवोकेट बनने वाले हैं। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने लॉ किया भी था। फिर उसके बाद मैंने उन्हें इप्टा में देखा और इप्टा में कई मरतबा, ख़ास तौर से उनका एक प्ले था जो रमेश साहब को याद होगा, खालिद की खला, जिसमें जब वो लड़की बनते थे तो पूरा हाउस जो था वो, मतलब ही यूज्ड टू ब्रिंग द हाउस डाउन, जिस तरीके से वो उसको वो किया करते थे। उससे पहले वो इरशाद ने भी वो रोल किया था, लेकिन वो फारूक ने भी शायद वो रोल किया था और बहुत सारे वो थे। लेकिन ये ऐसी ही मुलाकातें थी, हेलो हाय कैसे हैं आप, ये वो, बड़े नस्तालिक नफीस आदमी, अच्छी उर्दू बोलने वाले, तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे बात करके। लेकिन उनसे असल जो रिश्ता बना वो था जब मैंने शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग लिखे थे। तो शतरंज के खिलाड़ी में हम लोग वहाँ साथ में ही थे और वो आ जाया करते थे। तकरीबन हम पड़ोसी भी थे, बराबर बराबर वाले रूम थे, तो वो आ जाया करते थे। उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस बड़े पैंचे के पजामे से। तो वो कहते थे, भाई ये जावेद साहब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये फिसल रहा है, मैं इसे हाथ से पकड़ूं या इस पे बेल्ट बांध लूं। तो अच्छा, लेकिन मजबूरी है, आप नवाबजादे बने हुए हैं तो आपको वो तो पहनना ही पड़ेगा और उस पर अंगरखा भी संभालना है और टोपी भी संभालनी है और घेतली जूती भी संभालनी है और पजामा गिरा जा रहा है। तो वो बहुत परेशान हुआ करते थे। लेकिन जब परफॉर्म करते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये यकीनन कोई 7 पुश्त पुराना नवाबजादा है जिसने सारे उतार चढ़ाव अवध के देखे हुए। उनका एक किस्सा मुझे अब शतरंज की शूटिंग के दरमियान मुझे याद है। उसमें एक सीन है, जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो ये है कि ये फरीदा जलाल के आशिक हैं और फरीदा जलाल से इश्क लड़ा रहे हैं और फरीदा जलाल के जो शौहर हैं सईद जाफरी, वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो ये घबरा के पलंग के नीचे घुस जाते हैं। तो अब पलंग के नीचे घुसने का प्रोसेस हो रहा है, मतलब पूरे घुसे नहीं है कि सईद जाफरी आ जाते हैं। तो ये जहां है वहां फ्रीज हो जाते हैं। तो सईद जाफरी का डायलॉग था कि अम्मा ये पलंग के नीचे क्या कर रहे हैं? और फरीदा जलाल फौरन कहती हैं, आहिस्ता बोलिए, वो लोग ढूंढ रहे हैं इनको। मतलब कुछ फौज में भर्ती हो रही है, उस टाइप का सीन चल रहा था। तो जैसे ही फरीदा कहती हैं कि आहिस्ता बोलिए, तो सीन को जिस तरह बना कि अम्मा ये यहाँ क्या कर रहे हैं, आहिस्ता बोलिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और जैसे ही वो सही डायलॉग बोले, फरीदा जलाल और फारूक शेख का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाए। एक खैर वो टेक नहीं हो पा रहा था। तो बहुत देर हो गई, 2-3-4 मरतबा जब ये हुआ तो फारूक शेख ने कहा सत्यजीत रे से
Manikda, can I come out? So Manikda means Satyajit Ray. He said, why? He said, I can't laugh like this. और खाने पीने की उनकी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन खाने पीने में भी मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोरी, एक बुराई थी उनमें, और वो ये थी कि वो खाना तो आपको बहुत अच्छा खिलाते थे, और जहाँ जाते थे वहाँ उनकी इतनी खातिर होती थी कि जो मंगवाएं वो तो आता ही था, जो न मंगवाएं वो भी आ जाता था। चाहे वो ताजमहल के पीछे का बड़े मियाँ हो, या नूर मोहम्मदी होटल हो, या वज़ीर होटल हो, या दिल्ली का करीम हो, कहीं भी हो, उनकी खातिर तवाज़े ज़बरदस्त होती थी। लेकिन बुरी आदत ये थी कि वो कभी शराब नहीं पिलाते थे। हाँ, उनकी शर्त ये होती थी, देखिए साहब, आपको जो पीना है पी लीजिए, उसके पैसे आप देंगे। और उनसे कहा जाता, अरे यार फारूक साहब, आप खुद सोचिए ये क्या तरीका है यार, आप 2000 रुपये का बिल दे रहे हैं, आप 200 रुपये की बियर नहीं मंगा सकते? जी नहीं, ये मेरा उसूल नहीं। तो ये उनमें एक वो था। उसके बाद उमराव जान में बहुत लंबा उनके साथ एसोसिएशन रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अगर फारूक को देखने और समझने का मौका मिला, वो थे मेरे नाटक, ख़ास तौर से मेरे 2 नाटक, तुम्हारी अमृता और आपकी सोनिया। तुम्हारी अमृता जब एक इंग्लिश नॉवेल, एक इंग्लिश प्ले लव लेटर्स के से हमने आइडिया लेके बनाया था, कहानी हमने अपनी गढ़ी थी, लखनऊ के बैकग्राउंड था, ये था, जो भी आप लोगों ने से ज़्यादातर ने देखा होगा वो। तो जब ये रिहर्सल हो रही थी तुम्हारी अमृता की, और फिरोज साहब रिहर्सल करा रहे थे, वो लेटर्स पढ़े जा रहे थे, तो सब लोगों का ख्याल था, और ख़ास तौर से फारूक साहब का ख्याल था कि हुजूर आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, ये 600 से ज़्यादा का नहीं होगा, ये 600 से ज़्यादा नहीं चलेगा। खैर वो बहरहाल 27 फरवरी 1992 को उसका प्रीमियर हुआ पृथ्वी में, और कुछ एक अजीब इलेक्ट्रीफाइंग रिएक्शन था लोगों का बहुत। तो जब नाटक ख़त्म हुआ और वो दाद और तारीफ और सब होती रही, और मैं बाहर आया और मिला कि वे उनसे, फारूक से गले मिला, तो वो ही वॉज लिटरली ट्रम्बलिंग, मतलब वो जज्बात में इतने ज़्यादा थे कि वो पूरे कांप रहे थे। और उन्होंने मुझसे कहा, जावेद साहब ये हिट हो गया। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं ये हिट कैसे हो गया? कहने लगे, अरे आपने सत्यू साहब की दाढ़ी में से आंसू टपकते नहीं देखे? सत्यू साहब यहाँ मौजूद हैं, ये फैक्ट है कि उस दिन सत्यू साहब बहुत रोए थे उस शो में। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। 21 साल तक सैकड़ों शोज उसके हुए, और आखिरी शो 14 दिसंबर को हुआ, एंड व्हाट अ लास्ट शो, जो एक फेयरवेल शो था उनका, वो कमाल का शो था। ताजमहल के सामने पहली मर्तबा एक ड्रामा हुआ था। ताजमहल पीछे था, जो लव की सबसे बड़ी निशानी है, और हमारा छोटा सा लव के जो नजराना था, तुम्हारी अमृता, वो उसके आगे था। और बहुत तारीफ हुई उस शो की, हज़ारों लोग थे, क्योंकि उन्होंने वो लिटरेरी फेस्टिवल जो हुआ था उसका लास्ट डे था, उसका समअप हो रहा था, तो लोगों को उन्होंने परमिशन दे दी थी बैठने की। कई हज़ार लोग उसके कॉरिडोर्स में ताज के बैठे हुए थे, और ये लोग ताज के पेविलियन पे से ये ड्रामा कर रहे थे। तो जब उसके फ़ोन आए आगरे वालों के, और आगरा एक्टा वालों का फ़ोन आया, और मैंने न्यूज़पेपर में और वो गूगल सर्च पे बहुत सारे कटिंग्स आए, तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा हुजूर बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं आपकी। तो उनका मैसेज जवाब में आया कि आपकी पोटली अलग बांध के रखी है, आके दूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि पोटली अब मुझ तक कभी नहीं पहुँचेगी।
3 महीने पहले फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू। मुझे नाम से कभी नहीं बुलाते थे, वो हर वक्त में बोलते थे अ यंग हैंडसम कश्मीरी। 7 के दिनों से लेके आज तक उन्होंने अशोक पंडित नाम से बुलाया नहीं मुझे कभी। बोला अशोक आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू और आई वांटेड टू शेयर अ थिंग विथ यू, और पूरी जिंदगी इस बात को याद रखना। और फारूक साहब नॉर्मली एसएमएस पे ही बात होती थी, और काफी वक्फे के बाद उनका फोन आया। बोला तुमने इस इलाके में जहां मैं रहता हूं एक लेक को बचाया और काफी एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके काफी बचाव किया है पेड़ पौधों का, उसके लिए मैं तुमको मुबारकबादी देना चाहता हूं। और एक चीज और बोलना चाहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत जो होती है, पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ये सब छोड़ दो तुम। सबसे बड़ी दौलत यह है कि अगर तुम कारण बनते हो किसी और के चेहरे पे मुस्कान लाने का, उससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। मैं ऊपर वाले से तुम्हारे लिए हर वक्त ये मांगता रहूंगा। मैं इतने सालों से तुमको देखता रहा हूं, तुम बावस्त ऐसे ही करते रहो और मेरी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। I never imagined that this man probably knew that he has to go, and that's why he is telling this to me so that I remember his lines. शाइस्ता उनकी डॉटर ने कहा मुझे कि फैमिली की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूं मैं। आप सब लोगों का वाकई शुक्रिया अदा, और ये सारे मास्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, मेरी सारी ईसी जिन्होंने दिन रात लगा के ये काम किया, सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और हम ये शाम जो हमने पूरा मल्टीपल कैमरा से रिकॉर्ड किया है, हम इसकी सीडीज बनाएंगे, हम इसकी प्रॉपर एडिट करके एक फिल्म जैसा बनाएंगे और सारे लोगों में इसको बांटेंगे। आखिर में मुझे लगता है कि हम 2 मिनट का एक मौन रख के फारूक साहब को याद करें और इस प्रोग्राम की समाप्ति करें। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। We end this program today. Thank you.